नमस्कार, मैं हूं शिखा ठाकुर। आप देख रहे हैं भारत 24 का खास शो अखंड भारत, जिसका रंग और रूप वही है, लेकिन खबरों के नए अवतार के साथ हम हैं हाजिर आपके पास। तो खबरें बिना रंग भेद के, चारों दिशाओं की हर बड़ी खबर आपको अखंड भारत में देखने को मिलेगी। आज से अब हर रोज नए कलेवर के साथ खबरों का हम पोस्टमार्टम करेंगे। आपके जिले, आपके शहर और आपके प्रदेश की बात होगी अखंड भारत में। देखिए संपूर्ण भारत की खबरें। तो चलिए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं 2 मिनट में भारत की बड़ी खबरें। कोरोना पर पीएम मोदी की समीक्षा बैठक खत्म। 1.5 घंटे चली प्रधानमंत्री की हाई लेवल वर्चुअल बैठक। कोरोना पर जल्द जारी हो सकती है नई गाइडलाइंस। पीएम आवास पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। कोरोना पर बैठक के बाद पीएम से मिलने पहुंचे शाह। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री का बयान। देश में जरूरी पाबंदियां लागू, एयरपोर्ट पर होगी रैंडम चेकिंग। कहा हम नहीं हो सकते लापरवाह, तत्काल लेंगे एक्शन। कोरोना को लेकर यूपी सरकार अलर्ट। अधिकारियों के साथ सीएम ने की अहम बैठक। टीम 9 के साथ सीएम योगी ने की समीक्षा। सीएम योगी ने जारी किए दिशा निर्देश। कोरोना को लेकर दिल्ली सरकार की बैठक। सीएम केजरीवाल के घर पर हुई बैठक। मीटिंग में मनीष सिसोदिया, हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी मौजूद रहे। आगरा में कोरोना को लेकर अलर्ट। अब जांच के बाद ही ताजमहल का होगा दीदार। पर्यटकों के लिए कोरोना जांच जरूरी। लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोरोना पर जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 90% आबादी को दोनों डोजेस लग चुके हैं। 35 करोड़ लोगों को प्रिकॉशनल डोज भी लगे। देश में कोरोना के बढ़ते खतरे का असर संसद में भी देखने को मिला। दोनों सदनों के सभापति मास्क लगाए नजर आए। नेजल वैक्सीन को एक्सपर्ट कमेटी की मंजूरी। वैक्सीन पर एक्सपर्ट कमेटी ने मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राज्यसभा पहुंचे। इस दौरान वो कोविड गाइडलाइंस का पालन करते नजर आए। मास्क लगाकर राज्यसभा पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के उत्तराखंड में अलर्ट। उत्तराखंड में जीनोम सीक्वेंसिंग अनिवार्य की गई। कोरोना सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग अनिवार्य। एयरपोर्ट पर अब यात्रियों को सुरक्षा जांच के दौरान लैपटॉप, मोबाइल और चार्जर निकालने की जरूरत नहीं होगी। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने नए उपकरण लगाए। पटना में बीजेपी ने महागठबंधन के खिलाफ लगाए पोस्टर्स। पोस्टर में एनडीए और महागठबंधन शासन की तुलना। नीतीश तेजस्वी के महागठबंधन सरकार को बताया फर्जी। और चलिए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं। इस वक्त दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पिछली लास्ट जो कोरोना की पीक आई थी उसमें 25,000 बेड्स तक हम लेके गए थे। इसको भी इस बार हमारी तैयारी 36,000 बेड्स तक की है। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम 36,000 बेड्स कोरोना के तैयार कर सकते हैं। पिछली बार ऑक्सीजन की काफी दिक्कत हुई थी। ऑक्सीजन की सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई थी कि एक तरफ तो ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी, दूसरी तरफ ऑक्सीजन अगर मिलती भी थी तो दिल्ली में हमारे पास स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं थी। वो हमने अब बढ़ा ली है। आज हमारे पास 928 मीट्रिक टन ऑक्सीजन स्टोर करने की कैपेसिटी है। 928 मीट्रिक टन। इसमें पिछली बार आपको याद होगा कि सबसे ज़्यादा दिक्कत थी, सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। सब आदमी मतलब अपने अपने मरीज को लेके एक सिलेंडर ऑक्सीजन ढूंढ रहे थे, सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। अभी हमारे पास जितने सिलेंडर्स हैं पूरी दिल्ली में सब अस्पतालों में जो लगे हुए, उसके अलावा 6,000 सिलेंडर्स हमारे पास रिजर्व में अभी खाली पड़े हुए हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो इनको, पिछली बार जब पीक आई थी तो हमने ये 6,000 सिलेंडर्स चाइना से इंपोर्ट किए थे और ये 6,000 रिजर्व में पड़े हुए हैं हमारे पास सिलेंडर्स। पिछली बार एक दिक्कत ये आई थी कि XYZ स्टेट कह देता था कि ठीक है आप ऑक्सीजन उठा लो। हमारे पास ऑक्सीजन लाने के लिए टैंकर्स नहीं थे और कहीं से टैंकर उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे। आज हमारे पास दिल्ली सरकार के पास अपने 12 टैंकर हैं और 3 प्राइवेट में अवेलेबल है, तो 15 टैंकर दिल्ली के पास अवेलेबल है। तो देखिए कोरोना वायरस को लेकर के हर कोई सजग है और जरूरी ये कि आप भी सतर्क हो जाएं। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। राजस्थान में जनाक्रोश यात्रा को लेकर के एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का बयान सामने आया। जब तक केंद्र और राज्य द्वारा कोई एडवाइजरी जारी नहीं होती तब तक बीजेपी की जन आक्रोश सभाएं
पूर्ण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होती रहेगी, लेकिन कोविड की सामान्य सावधानी का पालन अवश्य किया जाना चाहिए। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा को लेकर के। एक बड़ी जानकारी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष यानी सतीश पुनिया का बयान अब सामने आया। जब तक केंद्र और राज्य द्वारा कोई एडवाइजरी जारी नहीं होती, तब तक बीजेपी की जन आक्रोश सभाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होती रहेगी। सावधानी का पालन अवश्य किया जाना चाहिए, इस बात का भी जिक्र पुनिया ने किया। तो राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा को लेकर के पुनिया का बड़ा बयान सामने आया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पुनिया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से निर्धारित तय सीमा के हिसाब से जन आक्रोश यात्रा चलती रहेगी। जब तक केंद्र और राज्य द्वारा कोई एडवाइजरी जारी नहीं की जाती, जन आक्रोश यात्रा चलती रहेगी। और देखिए, दुनिया में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ रहा है। देश में एक बार फिर से कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन BF7 के सामने आने के बाद दहशत का माहौल बना हुआ है। इसको लेकर के केंद्र सरकार पूरी तरीके से सतर्क है। महामारी के खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की। तकरीबन 2 घंटे चली इस बैठक में पीएम मोदी के साथ बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, ICMR के अधिकारी, साथ ही सिविल एविएशन के अधिकारी, नीति आयोग के VK पॉल और अन्य लोग मौजूद रहे। बैठक में मौजूदा तैयारियों की समीक्षा की गई और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हुई है। तो कोरोना को लेकर के भारत पूरी तरीके से तैयार, प्रधानमंत्री मोदी की ये समीक्षा बैठक की गई। देखिए, कोरोना महामारी एक बार फिर से फैलने का डर लगातार सता रहा है। ऐसे में भारत सरकार लोगों से सतर्क रहने की अपील लगातार कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने संसद में भारत की तैयारी को लेकर के पुख्ता जानकारी दी है। चीन से फैल रहे कोरोना के नए BF7 वेरिएंट से निपटने की तैयारी में भारत सरकार जुट गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने संसद के दोनों सदनों में कोरोना से निपटने की भारत सरकार से जुड़ी तैयारियों की जानकारी दी। साथ ही लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की। सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। वैसे भारत में कोरोना को लेकर हालात बहुत खराब नहीं है, लेकिन विदेशों में जिस तरीके से कोरोना के चलते स्वास्थ्य संकट गहराया है, उसको देखते हुए भारत सरकार विदेशों से आने वाले लोगों की जांच कराने पर बल दे रही है। विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के 2% कोविड RT-PCR रैंडम सैंपलिंग भी आज शुरू कर दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के समर्थ नेतृत्व में भारत पहले से ही अमल में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नीति के साथ कोविड मैनेजमेंट कर रहा है। भारत में हालात ठीक है, फिर भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम नेता मास्क लगाकर पब्लिक मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, ताकि लोगों को भी मास्क लगाने के लिए जागरूक किया जा सके। देखिए, भारत सरकार इसलिए भी ज्यादा जोर दे रही है क्योंकि दक्षिण कोरिया, चीन, इटली, अमेरिका और फ्रांस में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन भारत में कोरोना केसों की संख्या में अब कमी आई है। अब आपको हम आंकड़ों के जरिए बताते हैं। देखिए, भारत में अब तक 2 अरब से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं और इसलिए जरूरी अभी भी यही कि आप कोरोना को लेकर के सचेत रहें। इसके साथ ही 27% लोगों को अब तक बूस्टर डोजेज लग चुके हैं। 153 केसेस प्रतिदिन औसतन इस वक्त भारत में आ रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मास्क पहनने की अपील मनसुख मांडविया ने लगातार किया, ये बात संसद में भी उन्होंने उठाया, साथ ही बयान भी दिया। उन्होंने ये भी कहा कि अब कोरोना के प्रोटोकॉल को फॉलो करना बहुत जरूरी है। ऐसे में आप हैंड सैनिटाइज करते रहिए। एयरपोर्ट पर रैंडम सैंपलिंग भी सरकार द्वारा की जा रही है, यानी विदेश से जो यात्री भारत पहुंच रहे हैं उनकी सैंपलिंग हो रही है। सोशल डिस्टेंसिंग पर बल देने की बात भी मनसुख मांडविया ने आज संसद में बयान देते हुए किया है। देखिए, कोरोना के खतरे को देखते हुए संसद में सभी सांसदों को सदन में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया। गुरुवार को लोकसभा और राज्यसभा में स्पीकर समेत सभी सदस्य मास्क पहने नजर आए।
और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मास्क पहनकर राज्यसभा पहुंचे। वहीं जो सांसद मास्क पहनकर संसद नहीं पहुंचे, उन्हें मास्क पहनाया गया। देखिए, चीन समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना ने कोहराम मचाना शुरू किया है। ऐसे में भारत भी अलर्ट मोड पर आ गया है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मास्क पहने हुए नजर आए। साथ ही दूसरे सदस्यों को भी मास्क पहनने की बात उन्होंने कही है। संसद सत्र की शुरुआत जब हुई थी तब सांसदों के चेहरे पर शायद ही मास्क नजर आया हो, लेकिन चीन के अलावा जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका में बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर सरकार एक्शन में है। आलम यह है कि मास्क फिर से लौटने लगा है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मास्क पहने नजर आए। और तो और सदन में एंट्री से पहले सांसदों को मास्क दिए गए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी सांसदों से सत्र की कार्यवाही के दौरान मास्क पहनने की अपील की। कोविड-19 के पिछले अनुभवों को देखते हुए हमें निरंतर सतर्कता और सावधानी रखने की आवश्यकता है। मेरा आप सभी माननीय सदस्यों आग्रह है, हम सभी उन सुरक्षा उपायों का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें। हालांकि अभी भारत में हालात ठीक है, कोरोना के ज्यादा केसेस नहीं आ रहे। सरकार पूरी तरीके से मुस्तैदी में जुटी हुई है। सदन में घुसते हैं वहीं मास्क रखे हुए थे और स्टाफ लगे हुए थे, भाई साहब मास्क पहन के ही जाना है बहन जी, तो हमने उसको पहन लिया है और हम इस सतर्कता का स्वागत करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष जी भी आज मास्क पहन के ही आए। मास्क कल्चर एक बार फिर से हर तरफ लौटने लगा है। लोग फिर से मास्क लगाने लगे हैं। इसी बीच केंद्र सरकार ने स्थिति बिगड़ने से बचने के लिए नई एडवाइजरी जारी की। ये एडवाइजरी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के कोविड-19 को लेकर समीक्षा बैठक के बाद जारी की गई। नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर वीके पॉल ने नई एडवाइजरी की डिटेल शेयर करते हुए कहा कि फिलहाल घबराने जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन सावधानी बरतते हुए मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। प्रिकॉशन डोज जिसको नहीं लगी है वो ले लीजिए। ये भारत की पेंडेमिक रिस्पांस का एक पिलर है, पॉलिसी है, वैक्सीन अवेलेबल हैं। हमेशा की तरह जैसे हम पहले भी अपील करते थे कि उनका हमें ज्यादा ख्याल करना है, सीनियर सिटीजन क्योंकि वल्नरेबल हैं। हालात फिर से ना बिगड़े, इसको लेकर के लोग मास्क लगाने लगे हैं। संसद में भी फिर से मास्क कल्चर लौट आया है। तो देखिए, दुनिया में बढ़ते कोरोना के मरीज को देखते हुए केंद्र के साथ राज्य सरकारें भी अब एक्शन में आ गई है। हाई लेवल मीटिंग कर एडवाइजरी जारी कर रही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर के आज अहम बैठक की गई। कोरोना की दस्तक के साथ ही उत्तर प्रदेश अलर्ट पर है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में कोरोना को लेकर पूरी तरीके से चर्चा हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए। इसके अलावा नए वेरिएंट पर नजर रखने और हर पॉजिटिव केस की जीनोम सीक्वेंसिंग कराए जाने के लिए भी कहा। बैठक के बाद सीएम योगी ने ट्वीट किया, बच्चों, बुजुर्गों और गंभीर रोग से ग्रसित लोगों का विशेष ध्यान रखें। भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों पर मास्क के प्रति लोगों को जागरूक करें। यूपी सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु सभी संभव प्रयास निरंतर जारी है। आपकी सुरक्षा हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। विभिन्न देशों में कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ने का समाचार प्राप्त हो रहा है। भारत सरकार की एडवाइजरी के बाद उत्तर प्रदेश अलर्ट मोड पर आ गया है। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए। एयरपोर्ट पर सतर्कता बरतने के लिए कहा गया, साथ ही वैक्सीनेशन पर भी जोर दिया गया। उत्तर प्रदेश राज्य में सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को, जिलाधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए हैं कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में या जहां पर रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बस स्टेशन जहां पे यात्री बाहर से आते हैं, ऐसे सभी संदिग्ध मरीजों की जांच करें। सबसे बड़े राज्य पर फिर से कोरोना की मार ना पड़े, लिहाजा सरकार एक्शन में आ गई है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट आने के बाद इसको लेकर तमाम जरूरी एहतियात बरती जा रही है। देखिए, नए वेरिएंट यानी BF7 की देश में दस्तक देने के बाद केंद्र और राज्य सरकारें अलर्ट मोड में आ गई है। एयरपोर्ट पर निगरानी बढ़ा दी गई है। इंटरनेशनल यात्रियों के एयरपोर्ट पर RT-PCR जांच भी अब अनिवार्य रहेगा। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले लोगों के लिए फिर से एयर सुविधा फॉर्म भरना अनिवार्य करने पर विचार कर रही है। ये लागू होने पर सिर्फ वही लोग विदेश से भारत आ सकेंगे जिन्होंने कोरोना का या तो टीका लगवाया हो या फिर जो यात्रा की तारीख से 72 घंटे पहले तक की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट जमा करवाते हैं। कोविड-19 को देखते हुए राज्यों ने क्या क्या अलर्ट जारी किया, अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं।
सबसे पहले अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश में पॉजिटिव केस की जीनोम सीक्वेंसिंग इस वक्त करवाई जा रही है। इसके साथ ही क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए उत्तर प्रदेश में, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाना अब अनिवार्य हो जाएगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के बाद बात करें उत्तराखंड की, तो बूस्टर डोज लगवाने पर उत्तराखंड सरकार अब जोर दे रही है, यानी जिन लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगवाए उन्हें लगाना अनिवार्य हो जाएगा। वहीं बिहार में बाजार, बस स्टैंड और मॉल में इस वक्त रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। साथ ही कर्नाटक का अगर जिक्र करें तो कर्नाटक में पॉजिटिव केसेस की जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है, और न सिर्फ कर्नाटक में बल्कि कई राज्यों में इस वक्त जो टेस्टिंग हो रही है, साथ ही जीनोम सीक्वेंसिंग इन तमाम केसों की हो रही है। देखिए अब आपको ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF7 के बारे में बताते हैं कि आखिर ये सब वेरिएंट कितना खतरनाक है। प्रभावित मरीज औसतन 10 से 18 लोगों में फैलने में ये सक्षम है, यानी इस नए वेरिएंट का हम जिक्र कर रहे हैं। BF7 ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट कहा जा रहा है और इसलिए इसे भी ओमिक्रॉन जितना ही खतरनाक बताया जा रहा है। बूस्टर डोज लेना सबके लिए जरूरी होगा, इसलिए भारत 24 आपसे अपील करता है कि अगर आपने अब तक बूस्टर डोज नहीं लगवाया तो आपको जाकर तुरंत लगवाना चाहिए। साथ ही विदेशी यात्रियों की भी इस वक्त टेस्टिंग हो रही है। और आप ये भी समझिए BF7 वेरिएंट के लक्षण क्या कुछ है। बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहना, थकान, उल्टी और दस्त, यानी कोरोना के जो भी वेरिएंट्स के लक्षण थे, तमाम वेरिएंट्स के वो सब BF7 के भी हैं। यानी आपको बुखार आए, खांसी, गले में खराश हो, नाक बहना, थकान, उल्टी और दस्त, अगर ये तमाम चीजें आपको हो रही है तो आप फौरन जाकर के अस्पताल में अपनी टेस्टिंग करवाइए। और चलिए देखिए इसी के साथ जन आक्रोश यात्रा को लेकर के अब क्या कुछ हो रहा है इसका भी हम जिक्र कर लें। जन आक्रोश यात्रा को लेकर परस्पर विरोधी स्टैंड। एक तरफ PTI के हवाले से अरुण सिंह का आया था बयान, आगामी आदेश तक जन आक्रोश यात्रा स्थगित रहने से जुड़ा हुआ ये बयान, लेकिन अब राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने ट्वीट कर किया है खंडन। जन आक्रोश यात्रा के स्थगित होने की खबर का खंडन किया गया। अब अरुण सिंह को स्पष्ट करनी चाहिए स्थिति, ताकि आम भाजपा कार्यकर्ता नहीं रहे किसी कंफ्यूजन में। अब से कुछ ही देर पहले हमने आपको पुनिया का वो बयान सुनाया जिसमें उन्होंने कहा कि जब तक एडवाइजरी जारी नहीं हो जाती तब तक जन आक्रोश यात्रा चलती रहेगी, और अब इसको लेकर के परस्पर विरोधी स्टैंड ले रहे हैं। एक तरफ PTI के हवाले से अरुण सिंह का बयान आया था, आगामी आदेश तक जन आक्रोश यात्रा स्थगित रहने से जुड़ा हुआ वो बयान था, लेकिन अब राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष यानी सतीश पुनिया ने ट्वीट कर किया है खंडन। कहा जन आक्रोश यात्रा के स्थगित होने की खबर गलत है, उसका खंडन किया। अब अरुण सिंह को स्पष्ट करनी चाहिए स्थिति, ताकि आम भाजपा कार्यकर्ता जो जन आक्रोश यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं वो किसी कंफ्यूजन से दूर रहे। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है मुंबई से। दिशा सालियान केस की जांच का विरोध हो रहा है। एनसीपी ने दिशा केस की जांच का जमकर विरोध किया है। दिशा सालियान केस की फाइल फिर से खुलेगी, इस बात की जानकारी आज ही मिली। दिशा केस की जांच के लिए SIT का गठन किया जाना है। फडणवीस का यह बयान आज दिन में सामने आया, लेकिन अब इस पर विरोध हो रहा है। दिशा केस की CBI जांच नहीं हुई, इस बात का जिक्र भी फडणवीस ने किया। सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी दिशा सालियान, जिनकी संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई थी। आत्महत्या उसे बताया जा रहा था, लेकिन अब इसकी SIT जांच होगी, इस बात का जिक्र आज फडणवीस ने किया। और अब ऐसे में दिशा सालियान केस की जांच का विरोध अब शुरू हो गया। एनसीपी ने दिशा सालियान की केस की जांच का विरोध किया है। दिशा सालियान केस की फाइल फिर से खुलने वाली है। आपको जानकारी दे दें, दिशा केस की जांच के लिए SIT का गठन हुआ है। दिशा केस की CBI जांच नहीं हुई थी, फडणवीस ने इस बात का भी जिक्र किया, इसलिए इस पूरे केस को SIT जांच करेगी। सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर थी दिशा सालियान। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ही संदिग्ध परिस्थितियों में दिशा की मौत हो गई थी। दिशा सालियान केस ही कधीच CBI कडे गेलेली नाही। सुशांत सिंह राजपूत केस ही CBI कडे गेलेली आहे। CBI ला ज्यावेळेस विचारलं दिशा तो दिशा की मौत की जांच होने वाली है। SIT का गठन किया जाएगा महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, लेकिन अब एनसीपी इसका पुरजोर विरोध कर रही है। सरकार का एक्शन, लेकिन आखिर विपक्ष क्यों है टेंशन में, ये एक बड़ा सवाल है। दिशा मौत की जांच अब SIT करने वाली है, इसको लेकर के एनसीपी के निशाने पर महाराष्ट्र सरकार। दिशा मौत की जांच होने वाली है, SIT इस पर जांच करेगी, लेकिन आखिर किस पर आंच आएगी, एक बड़ा सवाल है। अब एनसीपी की तरफ से भी बयान सामने आया, एनसीपी नेता ने इसका विरोध किया है। आज ही फडणवीस ने विधानसभा में इस बात का जिक्र किया कि दिशा सालियान केस की CBI जांच भी नहीं हुई, इसलिए अब SIT का गठन किया जाएगा,
लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर इस केस की एसआईटी जांच होती है तो फिर आखिर विपक्ष को दिक्कत क्या है? जयपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर सार्वजनिक रास्ता कब्जाने की कोशिश हो रही है। हमारे वरिष्ठ संवाददाता विकास शर्मा ने बताया कि इस मामले में जयपुर के प्रतिष्ठित उद्यमी डॉक्टर स्वर्णकार के संस्थान के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो सकती है, क्योंकि अवैध कब्जे के इरादे से मेडिकल स्टूडेंट्स की जिंदगी दांव पर लगाई जा रही है। आपको जानकारी दे दें, महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने सार्वजनिक रास्ते पर कब्जा जमाया। महात्मा गांधी मेडिकल यूनिवर्सिटी के आगे सरकारी सिस्टम नतमस्तक है। पावर ग्रिड की 400 केवी के हाई टेंशन लाइन के नीचे कब्जे की कोशिश। लाइन के नीचे के ग्रीन बफर जोन एरिया में 10 से 12 फीट ऊंची दीवारें खड़ी की गई। हाई टेंशन के नीचे विकसित किया गया प्लेग्राउंड और पार्किंग एरिया। कैंपस के बीच से गुजरती आम सड़क पर किया अघोषित कब्जा। यूनिवर्सिटी ने 30 मीटर की सड़क पर दोनों तरफ लगाए हैं बड़े बड़े गेट्स। सड़क पर हर वक्त सुरक्षा गार्ड तैनात कर आमजन का रास्ता भी यूनिवर्सिटी ने रोका। कब्जे के बाद हाई टेंशन लाइन शिफ्टिंग की भी कर ली गई तैयारी। यूनिवर्सिटी के प्रभाव से लाइन की रीरूटिंग का प्रस्ताव दिया गया है। अब ऐसे में सवाल कि आखिर जयपुर के प्रतिष्ठित उद्यमी डॉक्टर एमएल स्वर्णकार क्यों कर रहे हैं ऐसा? ऐसे में बच्चों के साथ कभी भी गंभीर दुर्घटना हो सकती है और सवाल है कि सेफ्टी नॉर्म्स के इस गंभीर उल्लंघन को लेकर के सरकारी एजेंसियां आखिर खामोश क्यों है? और इसी के साथ एक और अहम खबर आपको बता दें, ईडी के रडार पर अभिषेक उर्फ पिंटू। सीएम हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार हैं अभिषेक उर्फ पिंटू। अभिषेक उर्फ पिंटू की बढ़ सकती है मुश्किलें। ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट में हलफनामा दायर करके ये जानकारी दी। राज्य के 2 वरिष्ठ अफसर कर रहे थे ईडी के अफसरों की जासूसी। एजेंसी की जांच को बाधित करने के लिए अफसरों की कर रहे थे जासूसी। ये अफसर फोन से दे रहे थे ईडी अधिकारियों पर निगरानी के निर्देश। जानकारी के मुताबिक ईडी ने पंकज मिश्रा, अभिषेक श्रीवास्तव उर्फ पिंटू और महाधिवक्ता सहित अन्य के बीच मोबाइल बातचीत का ब्यौरा भी हाईकोर्ट के सामने पेश किया। अब सीएम सोरेन के मीडिया सलाहकार की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। तो ईडी के रडार पर अभिषेक उर्फ पिंटू, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। ईडी के रडार पर है अभिषेक। सीएम हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार हैं अभिषेक उर्फ पिंटू की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। ईडी ने झारखंड हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर इस बात की जानकारी दी। राज्य के 2 वरिष्ठ अफसर कर रहे थे ईडी के अफसरों की जासूसी। एजेंसी की जांच को बाधित करने के लिए अफसरों की कर रहे थे जासूसी। ये अफसर दरअसल फोन से दे रहे थे ईडी अधिकारियों पर निगरानी के निर्देश। जानकारी के अनुसार ईडी ने पंकज मिश्रा, अभिषेक श्रीवास्तव और साथ ही महाधिवक्ता सहित अन्य के बीच मोबाइल बातचीत का ब्यौरा भी हाईकोर्ट के सामने पेश किया है। अखंड भारत में आगे कुछ और अहम खबरों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं 60 सेकंड में भारत। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को बड़ी राहत। हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने दी राहत। एनआईटी प्लांट केस में मिली राहत। बाइक पर बुर्के वाली महिला का स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो ठाणे के साकेत रोड का बताया जा रहा है। खगड़िया में पति पत्नी की गला रेतकर हत्या। 15 लाख रुपए के लेन देन को लेकर के जताई जा रही है घटना की आशंका। जालौर में टोल टैक्स मांगने पर टोल कर्मी पर चढ़ाई गाड़ी। वाहन चालक ने 20 फीट तक घसीटा। दिल दहला देगा वीडियो। फिरोजपुर में पाक ने फिर की नापाक हरकत। भेजा ड्रोन, भारतीय शेर हुए अलर्ट। एयर चीफ मार्शल का चीन और पाकिस्तान पर हमला। बिना नाम लिए कहा, हमारे पड़ोसी देश लगातार अस्थिर हैं। राष्ट्रों के साथ साझेदारी कर सामूहिक ताकत बढ़ाने की जरूरत। आगरा में दबंगों ने गरीब का ठेला पलटा। गरीब मजदूर परिवार समेत धरने पर बैठा। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बीएसएफ मोटरसाइकिल टीम जाबाज के कैप्टन इंस्पेक्टर अवधेश कुमार सिंह ने बनाया बैक राइडिंग का विश्व रिकॉर्ड। और चलिए अब अखंड भारत में आज की सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं। सोनिया गांधी के दामाद और प्रियंका गांधी के पति यानी रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मोरीन वाड्रा की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। बीकानेर में जमीन खरीद फरोख्त मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा की याचिका खारिज कर दी। हालांकि 2 हफ्ते तक अपील की इजाजत देकर उनकी गिरफ्तारी में राहत दी गई है। रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मोरीन वाड्रा ने बीकानेर में कोलायत में जमीन खरीद फरोख्त की थी, जिसमें धोखाधड़ी का आरोप दोनों पर लगा। इसी मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मोरीन वाड्रा के साथ बिचौलिए महेश नागर से जुड़ी याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट फैसला सुनाया है।
रॉबर्ट वाड्रा, मॉरीन वाड्रा को ईडी की गिरफ्त में लेकर पूछताछ करने और कोर्ट की ओर से इनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटाने की मांग को लेकर दायर अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। और इसी के साथ रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मॉरीन वाड्रा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। साल 2018 में दर्ज हुआ मामला। बीकानेर पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। कोलायत में सरकारी जमीन खरीद फरोख्त में फर्जीवाड़े का आरोप। सीबीआई को सौंपा गया मामला। मनी लॉन्ड्रिंग की बात सामने आई तो ईडी ने दर्ज किया मामला। स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड की ओर से पेश की गई याचिका। राजस्थान हाईकोर्ट में पेश की गई याचिका। हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाई। सभी आरोपियों को ईडी की जांच में सहयोग करने के आदेश दिए गए। रॉबर्ट वाड्रा, उनकी मां मॉरीन वाड्रा इस कंपनी में लायबिलिटी पार्टनर है। रॉबर्ट वाड्रा और मां मॉरीन वाड्रा पर आरोप। एक चेक बिचौलिए महेश नागर को दिया गया। चेक के जरिए बिचौलिए महेश नागर ने अपने ड्राइवर के नाम खरीदी जमीन। ईडी ने सितंबर 2015 में राजस्थान के बीकानेर में जमीन सौदे के मामले पर केस दर्ज किया। ईडी ने मामले में प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट दर्ज की और रॉबर्ट वाड्रा को पूछताछ के लिए बुलाया। लेकिन 2018 में कंपनी ने इसके खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहीं जनवरी 2021 में आयकर विभाग के दल की ओर से बेनामी संपत्ति लेन देन कानून के प्रावधानों के तहत तकरीबन 8 घंटे तक वाड्रा से पूछताछ की गई और उनका बयान दर्ज किया गया। रॉबर्ट वाड्रा को फिलहाल गिरफ्तारी से राहत तो मिल गई है, मगर आने वाले दिन रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां के लिए काफी अहम होने की संभावना है। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अविरल निर्मल गंगा का प्रस्ताव प्रयागराज कुंभ यानी 2025 से पहले पूरा कर लेने की बात कही। इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के काम की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। गंगा नदी को स्वच्छ करना बड़ी चुनौती है और इस चुनौती को पूरा करने के लिए केंद्र और यूपी सरकार पूरी ताकत के साथ लगी है। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अविरल निर्मल गंगा का प्रस्ताव प्रयागराज कुंभ 2025 से पहले पूरा कर लिया जाएगा। सीएम ने नमामि गंगे परियोजना से संबंधित नमामि गंगे प्रोजेक्ट के काम की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तैयार एसटीपी को जल्द शुरू कराया जाएगा। नदी को सीवरेज की गंदगी से मुक्त दिलाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, गंगा और इसकी सहायक नदियों को अविरल और स्वच्छ बनाने के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में चल रही नमामि गंगे परियोजना के बहुत संतोषजनक परिणाम देखने को मिले। गंगा नदी में डॉल्फिन वापस आ गई है। कानपुर के जजमऊ और सीसामऊ में गंगा जी के गंदे पानी को बहने से रोकने के प्रभावी प्रयास किए गए, जो सेल्फी पॉइंट बन गए हैं। गंगा नदी में डुबकी लगाना सभी चाहते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी कॉरिडोर के उद्घाटन के दौरान गंगा नदी में डुबकी लगाई, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में गंगा नदी में डुबकी लगाई। लेकिन ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां पर गंगा नदी काफी गंदा है। ऐसे में सीएम योगी गंगा नदी को साफ करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। और अब इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। रक्षा मंत्रालय से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। माउंटेड गन सिस्टम खरीद की मंजूरी मिली है। बख्तरबंद वाहन रडार के खरीद को भी मंजूरी दी गई। 85,000 करोड़ से अधिक के कई प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने इसकी मंजूरी दी। इस वक्त की बड़ी जानकारी, रक्षा मंत्रालय से जुड़ी ये अहम खबर। माउंटेड गन सिस्टम खरीद की मंजूरी मिल गई है। बख्तरबंद वाहन रडार की खरीद को भी मंजूरी दी गई, यानी 85,000 करोड़ से अधिक के कई प्रस्ताव को आज मंजूरी मिली। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने इसकी मंजूरी दी है। तो ये देश का गौरव बढ़ाने वाली खबर, 85,000 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव को आज मंजूरी मिली। रक्षा मंत्रालय से जुड़ी ये अहम खबर, माउंटेड गन सिस्टम खरीद की मंजूरी, बख्तरबंद वाहन साथ ही रडार के खरीद को भी मंजूरी दी गई। यानी कि अब बख्तरबंद वाहन बढ़ने वाले हैं, माउंटेड गन बढ़ने वाले हैं। सिस्टम को इसकी मंजूरी दी गई। बख्तरबंद वाहन रडार के खरीद को भी आज मंजूरी मिली है। चीन और पाकिस्तान के साथ लगातार तनाव के बीच एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि हमारा पड़ोसी लगातार अस्थिर और अनिश्चित बना हुआ है। ऐसे में हमें परस्पर विश्वास करने वाले और समान मूल्यों वाले देशों के साथ मिलकर सामूहिक ताकत बढ़ाना चाहिए। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में वायुसेना प्रमुख चौधरी ने कहा कि परस्पर लाभकारी संबंधों और रणनीतिक साझेदारी के लिए हमें एक स्थिर देश के रूप में अपनी छवि का इस्तेमाल करना होगा। When we look at India, there are many things going our way. Our economic progress, our military might, political stability, and diplomatic deftness has put us at the center stage and announced to the world that India has arrived.
When we look at the Indo-Pacific region, we see great power politics in play, where an established superpower is increasingly being challenged by an established regional power with global ambitions. चीन के साथ जारी तनाव के बीच भारत ने बॉर्डर पर निगरानी बढ़ा दी है। भारतीय वायुसेना के स्पेशल फोर्स गरुड़ को वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर विशेष अभियानों के लिए अब तैनात किया गया है। गरुड़ कमांडो चीन सीमा पर ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर चीनी सेना की गतिविधियों पर पैनी नजर रख पाएंगे। ये है गरुड़ कमांडो। इनके आगे दुश्मन खौफ खाते हैं। आतंकवाद विरोधी अभियानों और सैन्य अड्डों की सुरक्षा के लिए इन्हें जाना जाता है। भारतीय वायुसेना से इन विशेष जवानों को अब एलएसी पर तैनात किया गया है। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने बताया कि गरुड़ विशेष बल पूर्वी लद्दाख से लेकर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक चीन सीमा के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात है। जरूरत पड़ने पर ये किसी भी तरह का अभियान चलाने में सक्षम है। सैन्य अधिकारियों के अनुसार एलएसी पर इन सैनिकों की तैनाती 2020 से ही है, जब भारतीय वायुसेना ने इस क्षेत्र में चीनी आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरीके से तैयारी की थी। Here at Garud Regiment Training Center, we are committed to train tough and train good air warriors and the Garuds to undertake all the operations which are necessitated by the country as of now. We are trained on latest special weapons, and now the special weapons are increasing day by day with us, and we are making it as a part of our operational philosophy. गरुड़ कमांडो AK-103 के साथ अमेरिकी 6 और असॉल्ट राइफल जैसे उन्नत हथियारों से लैस है। इसका नवीनतम संस्करण AK-203 मेक इन इंडिया के तहत भारत में निर्मित किया जाएगा। गरुड़ कमांडोज ने जम्मू कश्मीर में रक्त हाजन ऑपरेशन को अंजाम दिया। तो देखिए गरुड़ कमांडोज के पास कौन कौन से आधुनिक हथियार हैं, अब उसके बारे में भी आपको हम जानकारी देते हैं। गरुड़ कमांडोज के पास AK सीरीज की असॉल्ट राइफल्स हैं। इसके साथ ही कई आधुनिक उपकरणों से लैस हैं ये गरुड़ कमांडोज। इजरायली टेवर राइफल्स भी इनके पास मौजूद, जिससे इस सैनिक की ताकत और बढ़ेगी। गेलेल स्नाइपर राइफल्स भी गरुड़ कमांडोज के पास मौजूद हैं। और ऐसे में भारत की ताकत कितनी बढ़ गई, ये इस बात का अंदाजा आपको लग सकता है। नेगेव लाइट मशीन गन भी इनके हाथों में होगा, साथ ही 6 फायर भी इनके पास मौजूद है। तो गरुड़ कमांडोज के पास तमाम हथियार हैं, जिसको देख करके दुश्मन कांप उठेंगे। देखिए चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों से मिल रही चुनौती को देखते हुए भारत अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है। इसके लिए ताकतवर हथियार भारत में विकसित और तैयार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही दूसरे देशों से भी अत्याधुनिक हथियार खरीदे जा रहे हैं और इसी क्रम में भारत अमेरिका से MQ-9 रीपर ड्रोन खरीदने की तैयारी कर रहा है। ये है MQ-9 रीपर ड्रोन। इस ड्रोन से आतंकी अल जवाहिरी को मौत के घाट उतारा गया। अब इस ड्रोन को भारत खरीदने की तैयारी कर रहा है। दुनिया का सबसे अत्याधुनिक ड्रोन माने जाने वाला MQ-9 रीपर ड्रोन भारत को मिलने से पड़ोसी मुल्कों की नींद उड़ गई है। ड्रैगन हो या पाकिस्तान, सबकी निगाहें भारत अमेरिका के सौदे पर है। इस ड्रोन का इस्तेमाल मुख्य रूप से चीन सीमा और हिंद महासागर क्षेत्रों में किया जाएगा। MQ-9 रीपर ड्रोन का इस्तेमाल निगरानी और हमला दोनों काम में होता है। ये ड्रोन लेजर गाइडेड हेलफायर मिसाइल का इस्तेमाल जमीन पर मौजूद टारगेट को तबाह करने के लिए करता है। बताया जा रहा है कि भारत अपनी तीनों सेनाओं यानी थल सेना, वायु सेना और नौसेना के लिए MQ-9 रीपर ड्रोन खरीदने की तैयारी कर रहा है। फिलहाल अमेरिका से भारत MQ-9 रीपर ड्रोन लीज पर लेकर काम चला रहा है। लीज पर लिए गए ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ निगरानी रखने के लिए हो रहा है। 2017 में भारतीय नौसेना के लिए 2 साल के लिए MQ-9 रीपर ड्रोन लीज पर लिए गए। हिंद महासागर में चीनी नौसेना की मौजूदगी बढ़ने के चलते ये फैसला लिया गया। भारतीय सेना के लिए ये ड्रोन इसलिए भी खास है क्योंकि ये ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात किया जाता है। इससे सेना LAC पर अपनी चौकसी बढ़ा सकती है। लद्दाख और अन्य क्षेत्रों में इसकी तैनाती की जा सकती है और तीनों सेनाओं को ये ड्रोन सौंपा जा सकता है। MQ-9 रीपर ड्रोन की खासियत के बारे में चलिए अब आपको बताते हैं, आपको दिखाते हैं कि MQ-9 ड्रोन कैसे दुश्मनों के लिए काल बन जाता है।
सबसे पहले आपको बताएं 35 घंटे तक हवा में मार करने की क्षमता ये ड्रोन रखता है। इसके साथ ही निशाना लगाने में एकदम अचूक साबित होगा ये ड्रोन और इसलिए भी भारत की सेना के लिए ये बेहद खास माना जाता है। साथ ही समुद्र या फिर जमीन से मारक क्षमता है इसकी। ऊंचाई पर ये रहने में इसकी काबिलियत है। ऊंचाई पर ये ड्रोन रह सकता है, साथ ही ऊंचाई से ये निगरानी रख सकता है। दुश्मन के ठिकाने को काल बन करके ये निगल सकता है। ध्वस्त करने में ये पूरी तरीके से सक्षम है। साथ ही खुफिया जानकारी जुटाने में भी ये ड्रोन कारगर साबित होगा और ऐसे में सैन्य ताकत किस कदर बढ़ गई है भारत की, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। तो ये तमाम उपकरण मौजूद है। इसके साथ ही लंबाई और चौड़ाई कितनी है आप ये भी समझिए। लंबाई इसकी होगी 36 फीट, यानी ये काफी लंबा होगा ये ड्रोन। ऊंचाई इसकी 12.5 फीट की रहेगी, यानी लंबाई भी कम नहीं है, काफी ज्यादा। वजन 2223 किलोग्राम की वजन का ये एक ड्रोन होगा। MQ-9 को लेकर के ये खास जानकारी। इसके साथ ही इसकी गति 482 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ड्रोन आगे की ओर उड़ेगी। साथ ही फ्यूल की कैपेसिटी इसमें 2278 लीटर की रहने वाली है। तो ये मारक क्षमता अलग अलग इसमें खासियत पूरी तरीके से मौजूद। MQ-9 रीपर ड्रोन से मारा गया था आतंकी अल जवाहिरी और अब ये भारत के पास भी होगा। और इसी बीच जम्मू कश्मीर से एक बड़ी जानकारी मिल रही है। कुपवाड़ा में आतंकी साजिश नाकाम की गई। आतंकी संगठन हिजबुल के 5 मददगार गिरफ्तार किए गए। इसी बीच आतंकियों के पास से विस्फोटक भी बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी जानकारी। कुपवाड़ा में आतंकी साजिश नाकाम। आतंकी संगठन हिजबुल के 5 मददगार भी गिरफ्तार किए गए। लगातार इन मददगारों से पूछताछ की जा रही है। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद हुआ है। आतंकी संगठन हिजबुल के 5 मददगार गिरफ्तार। तस्वीरें आपके सामने। कुपवाड़ा से ये बड़ी जानकारी। कुपवाड़ा में आतंकी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम किया। आतंकी संगठन हिजबुल के 5 मददगार गिरफ्तार किए गए हैं। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद। और चलिए अब एक और अहम जानकारी आपके सामने। एयरपोर्ट पर बढ़ती भीड़ को कम करने के लिए एयरपोर्ट प्रशासन जल्द लोगों को राहत देने की तैयारी कर रहा है। खबर है कि आने वाले दिनों में एयरपोर्ट पर नए मॉडर्न स्कैनर्स लगाए जाएंगे, जिससे लोगों की जांच में कम समय लगेगा। एयरपोर्ट पर लंबी लंबी लाइनों से लोगों को राहत मिलेगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर लोगों की लंबी लंबी कतारें लगने के बाद सोशल मीडिया पर एयरपोर्ट प्रशासन की खूब खिंचाई हुई, जिस पर एयरपोर्ट प्रशासन ने संज्ञान लिया है और भीड़ कम करने के लिए नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। BOS के डायरेक्टर जनरल जुल्फिकार हसन ने कहा कि बेहतर सुरक्षा के साथ साथ यात्री सुविधा के लिए नई तकनीकों की जरूरत है, जो आने वाले 1 महीने के अंदर पूरी होने की संभावनाएं हैं। इस तकनीक के आने से लोगों को एयरपोर्ट पर जांच में कम समय बिताना पड़ेगा, क्योंकि एयरपोर्ट पर बैग स्क्रीनिंग के लिए हाईटेक उपकरण लगाए जाएंगे, जिससे यात्रियों के सामान की जल्दी स्कैनिंग हो पाएगी। इसके लिए डुअल एक्सरे, कंप्यूटर टोमोग्राफी और न्यूट्रॉन बीम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। एयरपोर्ट पर ये मॉडर्न मशीनें ऐसे समय लगाई जा रही है जब देश भर के एयरपोर्ट पर एयर ट्रैवलर्स की रिकॉर्ड संख्या बढ़ी है। लगातार एयरपोर्ट पर बढ़ती भीड़ से यात्रियों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। घंटों लोगों को लाइनों में गुजारना पड़ता है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार अब हाईटेक तकनीक की ओर बढ़ रही है। तो जब भी आप दिल्ली एयरपोर्ट पर जाते होंगे, आपको भी परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। आपको जानकारी दे दें, वर्तमान में एयरपोर्ट पर इस्तेमाल की जाने वाली पारंपरिक एक्सरे मशीनें 2D इमेज प्रोड्यूस करती है, जिससे कई बार जांच अधिकारियों को जांच में मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कई बार किसी आशंका को पुख्ता करने के लिए पूरे बैग को खुलवाना पड़ता है, और ये आपके साथ भी जरूर हुआ होगा। लेकिन नई तकनीक आने के बाद 3D इमेज सुरक्षा के लिहाज से ये अच्छा साबित होगा। जांच में 3D इमेज नजर आएगी, जिससे आपके बैग को दोबारा खुलवाने की जरूरत ना पड़े। सुरक्षा के लिहाज से ये बेहद अच्छा होगा, यानी क्रॉस चेकिंग भी इसमें हो जाएगी। विस्फोटक को बेहतर डिटेक्ट कर पाएगी ये स्कैनिंग मशीन। ये एक बड़ी जानकारी आपके सामने। नई तकनीक का इस्तेमाल होगा। फॉल्स अलार्म की संख्या भी इसमें कम हो जाएगी, जिससे पुलिस वाले बार बार चेकिंग में परेशानी और बाधा ना डालें। CISF को कम करनी होगी जांच। ये एक बड़ी सफलता रहेगी। सुरक्षा जांच में कम समय लगेगा, यानी आप दिल्ली एयरपोर्ट 2 या 3 घंटे पहले पहुंचते होंगे, लेकिन अगर ये नई तकनीक आ जाती है तो ये आपके लिए, हम सब के लिए फायदेमंद होगा। देखिए, इसके साथ ही दिल्ली एयरपोर्ट पर हाल ही में एक समय ऐसा भी आया जब लोगों को भारी भीड़ का सामना करना पड़ा और एयरपोर्ट पर जांच के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगनी पड़ी। ऐसे में 11 दिसंबर 2022 को कुल 4,27,000 डोमेस्टिक ट्रैवलर्स को देखा गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर भी भारी भीड़ थी।
कई लोगों की फ्लाइट छूट गई। पीक आवर में यात्री यातायात के अनुरूप केबिन बैग की स्क्रीनिंग के लिए मशीनें नहीं मौजूद थी, जिसकी वजह से भीड़ और बढ़ गई। अब इस समस्या से जल्द निपटने का प्लान सरकार ने तैयार कर लिया है। और चलिए अब एक और अहम जानकारी का जिक्र करें। बिकनी किलर के नाम से मशहूर चार्ल्स शोभराज का नाम आज एक बार फिर से खबरों में है। वजह है कि चार्ल्स शोभराज की रिहाई हो रही है। दरअसल साल 2003 से नेपाल की जेल में बंद चार्ल्स शोभराज की रिहाई के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। नेपाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चार्ल्स शोभराज 19 साल बाद जेल से रिहा होने वाला है। भेष बदलने में महारथी, चार्मिंग पर्सनालिटी, पैसों और लड़कियों का दीवाना, अपनी बातों से लोगों को मंत्रमुग्ध करने वाला और शातिर अपराधी, चार्ल्स शोभराज की यही पहचान है। शातिर अपराधी होने की वजह से चार्ल्स शोभराज पिछले 19 साल से नेपाल की जेल में बंद था, लेकिन अब जेल से बाहर आने वाला है। नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने चार्ल्स शोभराज को जेल से छोड़ने का आदेश दिया है। शोभराज को नेपाल की अदालत ने 2003 में उम्र कैद की सजा सुनाई। नेपाल की अदालत ने शोभराज को छोड़ने का फैसला उसकी उम्र के आधार पर किया। उसकी उम्र 78 हो चुकी है। शोभराज की मां वियतनाम की थी, उसके पिता भारतीय थे। शोभराज का जन्म 6 अप्रैल 1944 को हुआ। उसका जन्म वियतनाम के साइगोन में हुआ। जन्म के वक्त वियतनाम पर फ्रांस का कब्जा था। फ्रांस के कब्जे वाले देश में पैदा होने के कारण शोभराज के पास फ्रांस की नागरिकता है। शोभराज को द स्प्रेंट और बिकनी किलर के नाम से भी जाना जाता है। शोभराज 2003 से काठमांडू जेल में बंद था। ऐसे में आपको बताते हैं कि किस मामले में चार्ल्स शोभराज नेपाल में सजा काट रहा है। चार्ल्स ने अमेरिकी महिला की हत्या की थी। 1975 में अमेरिकी कोनी जो ब्रोंचिस की हत्या की। अगस्त 2003 में इस हत्या में गिरफ्तारी की गई। इसके बाद 2014 में कनाडाई नागरिक की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने चार्ल्स शोभराज को उम्र कैद की सजा सुनाई। चार्ल्स शोभराज अक्सर विदेशी पर्यटकों को ही निशाना बनाता था। उस पर 20 से ज्यादा लोगों की हत्या का आरोप है। वो उन पर्यटकों से दोस्ती करता था, उन्हें ड्रग्स देता था और हत्या करके उनका सामान लूट लेता था। शोभराज भारत की जेल में भी बंद था, मगर 1986 में हाई सिक्योरिटी वाली नई दिल्ली के तिहाड़ जेल के गार्ड्स को ड्रग खिलाकर फरार हो गया। उसने अपने जन्मदिन की पार्टी के उपलक्ष्य में मिठाई में ड्रग्स डालकर गार्ड्स को दिया और फिर जेल से भाग गया। साल 2003 में भी चार्ल्स सुर्खियों में था और आज तकरीबन 19-20 साल बाद भी एक बार फिर से चार्ल्स सुर्खियों में है। और इसी बीच एक और अहम जानकारी, 4G नेटवर्क के बाद 5G की शुरुआत बड़े धूमधाम से की गई। 5G के लॉन्चिंग का हिस्सा खुद प्रधानमंत्री मोदी बने, लेकिन अब भारत सरकार 6G लाने की तैयारी कर रही है और इसके लिए बाकायदा दूरसंचार विभाग ने एक प्रौद्योगिकी इनोवेशन ग्रुप का गठन भी किया है। इस ग्रुप के सदस्य 6G के लिए विजन, मिशन और लक्ष्यों को निर्धारित करेंगे, जिसमें कई विभागों और संस्थाओं से जुड़े लोगों की राय ली जाएगी और फिर उनकी मदद से 6G नेटवर्क के रोड मैप को बिछाया जाएगा ताकि भारत को नई तरक्की की तरफ ले जाया जा सके। नए नेटवर्क के साथ नई उम्मीद भी लोगों की जगेंगी। नए संचार के साथ नई नौकरियों का विस्तार होगा। लोगों के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। 6G आने का मतलब है कि भारत में नई तकनीक का और विस्तार होगा। लोगों को हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधाएं मिलेंगी। नेट की बफरिंग से छुटकारा मिलेगा। लोगों के लिए नेटवर्किंग की सहूलियत बढ़ जाएगी। 6G आने से आर्थिक और तकनीकी स्तर पर भारत की स्थिति और मजबूत होगी। स्टार्टअप के लिए मौजूदा चुनौतियों को हल करने, नौकरियां पैदा करने और देश की वर्तमान समस्याओं के लिए इनोवेटिव समाधान के नए अवसर मिलेंगे।
6G 5G नेटवर्क की तुलना में ज्यादा बेहतर होगा। इसकी क्षमता काफी ज्यादा होगी और कनेक्ट होने में भी कम समय लगेगा। 6G के आने से रेल, वायु और सड़क नेटवर्क को फायदा होगा और ये परिवहन को और अधिक रफ्तार देगा। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की बैठक खत्म हो गई है। 1.5 घंटे से ज्यादा कोरोना पर यह महामंथन चला है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी इस बैठक में शामिल रहे। पीएम आवास से निकले हैं अमित शाह और मांडविया। कोरोना पर जारी हो सकती है नई गाइडलाइंस। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की बैठक अब खत्म हुई। 1.5 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली। कोरोना पर यह महामंथन किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी अमित शाह के साथ मौजूद रहे। पीएम आवास से निकले हैं अमित शाह और मांडविया। और अब ऐसे में जानकारी ये मिल रही है कि कोरोना पर नई गाइडलाइंस जारी हो सकती है। 1.5 घंटे से ज्यादा यह मीटिंग चली है। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और अमित शाह बाहर निकल चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आवास से बाहर निकले हैं अमित शाह। साथ ही मनसुख मांडविया भी उनके साथ मौजूद रहे। 1.5 घंटे तक ये मंथन चलता रहा। ऐसे में अब जानकारी ये मिल रही है कि कोई नई गाइडलाइंस कोरोना पर आ सकती है। ताजा जानकारी लिए मेरे सहयोगी अक्षय राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, अब ऐसा लग रहा है कि कोरोना को लेकर के नए गाइडलाइंस जारी किए जा सकते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री पहले भी अपील करते रहे और आज खुद भी वो मास्क पहने नजर आए संसद में। देखिए, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कोरोना पर नई गाइडलाइंस किसी दर में जारी की जा सकती है। जिस तरह से प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है, ये माना जा रहा है कि पहले वर्चुअली बैठक हुई, उसके बाद मनसुख मांडविया और गृहमंत्री अमित शाह के साथ प्रधानमंत्री ने अपने निवास पर बैठक ली। लगभग 1.5 से घंटे बैठक चली है और इस बैठक में ये माना जा रहा है कि कोरोना की तमाम गाइडलाइंस तय की जा सकती है। ये माना जा रहा है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में निश्चित रूप से कुछ पाबंदियां बढ़ेंगी। इसके अलावा वृद्ध और बच्चों के लिए भी कुछ नई गाइडलाइंस तय की जा सकती हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाके क्योंकि काफी महत्वपूर्ण ये है कि मास्क वहां पर लगाया जाए, सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कराने की गाइडलाइंस तय की जा सकती है। ठीक है अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, जन आक्रोश यात्रा को लेकर के परस्पर विरोधी स्टैंड। एक तरफ पीटीआई के हवाले से अरुण सिंह का आया था बयान, आगामी आदेश तक जन आक्रोश यात्रा स्थगित रहने से जुड़ा हुआ बयान। लेकिन अब राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने ट्वीट कर किया खंडन। कहा जन आक्रोश यात्रा के स्थगित होने की खबर का विरोध। और अब अरुण सिंह को स्पष्ट करनी चाहिए स्थिति, ताकि आम भाजपा कार्यकर्ता नहीं रहे किसी कंफ्यूजन में। जन आक्रोश यात्रा को लेकर के परस्पर विरोधी स्टैंड। आगामी आदेश तक जन आक्रोश यात्रा स्थगित रहने से जुड़ा हुआ ये बड़ा बयान सामने आया है। एक तरफ पीटीआई के हवाले से अरुण सिंह का आया था बयान, आगामी आदेश तक जन आक्रोश यात्रा स्थगित करने से जुड़ा हुआ बयान। लेकिन अब राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने ट्वीट कर किया खंडन। जन आक्रोश यात्रा के स्थगित होने की खबर का खंडन किया गया। अब अरुण सिंह को स्पष्ट करनी चाहिए स्थिति, ताकि आम भाजपा कार्यकर्ता नहीं रहे किसी कंफ्यूजन में। हालांकि इससे पहले राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने जन आक्रोश यात्रा को लेकर के ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि यात्रा स्थगित की जाती है और इसके बाद अब सतीश पुनिया का ये बड़ा बयान सामने आया। अब सतीश पुनिया ने बयान देकर के कहा है कि ये यात्रा जारी रहेगी, लेकिन कोविड की सावधानी का पालन किया जाएगा। 1 दिसंबर से 14 दिसंबर तक कांग्रेस पार्टी की राज्य सरकार के खिलाफ कुशासन, जंगलराज और भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्राएं संपन्न हुई हैं। इस यात्रा के दौरान हम लोगों ने 2 करोड़ लोगों तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क किया है। 1 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा हम लोग चले हैं और 92 लाख पर्चे हम लोगों ने बांटे हैं। 14 लाख लोगों के शिकायतों को हम लोगों ने संकलित किया है और इस लिहाज से इन यात्राओं को सरकार के खिलाफ एक बड़ी मजबूती के साथ स्थापित किया है।